नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है परितंत्र। जिसकी पिछली क्लास में हमने बात की थी खाद्य श्रृंखला के बारे में, खाद्य जाल के बारे में। खाद्य श्रृंखला क्या है कि आपके उत्पादकों से उपभोक्ता क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं और एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसे अपन कहते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर। दो प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं हमने देखी थी, चारागाह खाद्य श्रृंखला और अप्रद खाद्य श्रृंखला। और बहुत सारी श्रृंखलाएं मिलकर आपकी किसका निर्माण करती है, खाद्य जाल का निर्माण करती है। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिकी पिरामिड्स को, यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इकोलॉजी पिरामिड आपके क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए एक बार यहाँ पर पिरामिड, जिनको अपन क्या कहते हैं, पारिस्थितिकीय पिरामिड। पारिस्थितिकीय पिरामिड का मतलब क्या है, जो भी अपने पोषी स्तर है उनका आलेखीय निरूपण, पोषी स्तरों का आलेखीय निरूपण जो होता है वो आपके पिरामिड होते हैं। आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन साहब ने ये जो पिरामिड है उनको बनाया। एल्टन साहब ने इनका आलेखीय निरूपण किया। कैसे? जैसे हमें पता है कि जो अपना प्रथम पोषी स्तर होता है उस पे कौन आते हैं, प्रथम पोषी स्तर के ऊपर अपने आते हैं उत्पादक। ठीक है, तो मान लीजिए अपना प्रथम पोषी स्तर, ठीक है, जिसमें अपन ने उत्पादक यानी कि हरे पौधों को रख लिया। अब इन उत्पादकों पर कौन निर्भर है, प्राथमिक उपभोक्ता। तो यहाँ पर ये जो द्वितीय पोषी स्तर है आपके, उसमें क्या आ गए, प्राथमिक उपभोक्ता आ गए। अब इन प्राथमिक उपभोक्ताओं पर कौन निर्भर है, द्वितीयक उपभोक्ता। तो ये आपके इस वाले पर द्वितीयक उपभोक्ता आ गए। और द्वितीयक पे कौन निर्भर है, तृतीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पर ये आपके तृतीयक उपभोक्ता आ गए। अब हर एक पोषी स्तर का यहाँ पर क्या किया है, इनको एक पिरामिड के रूप में व्यक्त कर दिया गया है, इनका आलेखीय निरूपण किया है। तो एक पिरामिड की जैसी संरचना बनी है, इसी को अपन क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड कहा जाता है। क्लियर? देखिए यहाँ पर पारिस्थितिकी पिरामिड आपके क्या होते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड किसी परितंत्र में पोषण स्तरों का आलेखीय निरूपण है। किसका? पोषण स्तरों का आलेखीय निरूपण है। इनकी आकृति पिरामिड की तरह होती है और यह 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से 3 पिरामिडों की यहाँ पर अपन को बात करनी है, तो देखिए जो आपके पिरामिड होते हैं उनको अपन 3 में विभाजित करते हैं, यानी कि इनके 3 प्रकार होते हैं। पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर संख्या के पिरामिड की। पहले कौन से है आपके, संख्या के पिरामिड। दूसरे आपके आते हैं जैव भार के पिरामिड या फिर जीव द्रव्यमान आप उसमें लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जैव भार यानी कि बायोमास के पिरामिड। और तीसरे आपके होते हैं ऊर्जा के पिरामिड। क्लियर? ये 3 प्रकार के पिरामिड आपके होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम संख्या के पिरामिड के बारे में। देखिए समझिए इसको, इस बात को। मान लीजिए कि आपका कोई घास का मैदान है, ठीक है, आपका क्या है, कोई घास का मैदान है, या फिर कोई तालाब है, कोई समुद्र है। क्लियर? उसमें जो है, अगर अपन बात करें एक समुद्र की, चलिए एक समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र की अपन बात करते हैं। उस समुद्र के अंदर जो अपने पादप प्लवक होंगे यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स, वो आपके उत्पादक की तरह होंगे, उत्पादक होंगे। तो यहाँ पर प्रथम पोषी स्तर पर आपके क्या है, उसमें यहाँ पर पादप प्लवक है। तो ये आपका प्रथम पोषी स्तर हो गया। तो ये आपके क्या है, उत्पादक हो गए। अब पादप प्लवक जो है वो आपके सूक्ष्म होते हैं, तो ये बहुत सारे नंबर में उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर इन पादप प्लवकों को कौन खाता है, जंतु प्लवक, ठीक है, जूप्लैंक्टन्स। ठीक है, कौन खाता है, जंतु प्लवक, जूप्लैंक्टन्स। तो जूप्लैंक्टन यहाँ पर क्या हो गए, आपके प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। अब इन जंतु प्लवकों को किसने खाया, जो छोटे जीव है, छोटे जलीय जीव, उन्होंने खा लिया। ठीक है, और इन छोटे जीवों को किसने खाया, जो मछली है उन्होंने खा लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको पता है समुद्र के अंदर
जो पादप प्लवक है उनका नंबर सबसे ज्यादा होता है, फिर उनसे कम आपके जंतु प्लवकों का नंबर, उनसे कम आपके छोटे जीवों का नंबर, और मछलियां जो होती है, छोटी मछली उनसे कम होती है और बड़ी मछली उससे भी कम होती है ना। तो जैसे जैसे हम पोषी स्तर में आगे बढ़ रहे हैं, आपके जीवों की संख्या कम हो रही है, इसीलिए अपन ने इसको कैसे बनाया है, ऐसे यानी कि सीधा बनाया है। तो जब अपन एक इनकी संख्या का पिरामिड बनाते हैं, ये किसका पिरामिड है, संख्या का पिरामिड है, किसके अंदर, एक समुद्र के अंदर, ठीक है, जलीय जीवों का एक संख्या का पिरामिड है, जिसमें ये क्या हो गए, आपके उत्पादक हो गए, ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, ये आपके द्वितीयक उपभोक्ता हो गए, और ये आपके तृतीयक उपभोक्ता हो गए, ठीक है। अब देखिए, ये प्रथम पोषी स्तर, ये द्वितीय पोषी स्तर, ये तृतीय पोषी स्तर और ये चतुर्थ पोषी स्तर। तो यहाँ पर नंबर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है पोषी स्तर में आगे बढ़ने से। तो ये जो आपके समुद्र में संख्या का पिरामिड है वो कैसा बन रहा है बच्चे, सीधा बन रहा है। तो यहाँ पर अपने अगर बात करें किसी जलीय पारितंत्र में संख्या के पिरामिड की, तो वो आपका सीधा बनता है। लेकिन अगर अपन बात करें किसकी, यहीं पर एक पेड़ के पिरामिड की, तो देखो पेड़ के पिरामिड की देखो बात करते हैं, यानी कि स्थल के पिरामिड की, और वो भी आपका संख्या का पिरामिड। क्लियर। देखो एक बड़ा पौधा है, ठीक है, एक बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ मान लो, केवल एक पेड़ है बहुत बड़ा। अब इस पेड़ पे क्या है कि भाई बहुत सारे जो है आपके पक्षी रहते हैं, पक्षी रहते हैं इस पे। अब इन पक्षियों के शरीर पर क्या रहते हैं, छोटे छोटे टिक्स मौजूद होते हैं। तो देखो पेड़ की संख्या कितनी है, एक, पेड़ की संख्या कितनी है, सिर्फ एक। क्लियर। पेड़ पर रहने वाले जो पक्षी हैं, मान लो 20 पक्षी इस पे रह रहे हैं, तो पक्षियों की संख्या उससे ज्यादा है। क्लियर। और इन पक्षियों के सर पर रहने वाले जो छोटे छोटे टिक्स है, तो मान लीजिए एक पक्षी के शरीर पर कम से कम, ज्यादा नहीं तो 15 या 20, तो 20 जो पक्षी रह रहे हैं उनके ऊपर, तो अगर एक के ऊपर 20 है तो 20 के ऊपर 400 हो गए। तो जो अब छोटे छोटे टिक्स हैं उनकी जो संख्या है वो उन पक्षियों से ज्यादा है। तो जैसे जैसे इसमें हम पोषी स्तरों में आगे बढ़ रहे हैं पेड़ के पिरामिड में, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र में कि आपके पोषी स्तरों में आगे बढ़ने पर जो संख्या है वो बढ़ रही है। तो पिरामिड अपन को कैसा प्राप्त हो रहा है, उल्टा पिरामिड प्राप्त हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है। तो किसी पेड़ का संख्या का पिरामिड आपका कैसा बनता है, उल्टा बनता है, क्योंकि पेड़ आपके एक है, यहाँ पर उत्पादक जो है वो आपका क्या है, एक, प्राथमिक उपभोक्ता उससे ज्यादा है जिसमें अपन ने पक्षियों को ले लिया है, और जो द्वितीयक उपभोक्ता है वो उनसे भी ज्यादा है जिसमें अपन ने टिक्स को ले लिया। ठीक है। तो यहाँ पर इसका पिरामिड कैसा भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है संख्या का पिरामिड। बस ये देखना है कि समुद्र का है कि पेड़ का है। समुद्र का लिया तो अपना सीधा पिरामिड बना, पेड़ का लिया तो अपना उल्टा पिरामिड बना। क्लियर हुई बात यहाँ पर। ये हुआ आपका क्या, ये है आपके संख्या के पिरामिड। देखिए यहाँ पर उत्पादक पिरामिड के आधार की रचना करते हैं। पिरामिड की अनुवर्ती श्रेणियां शाकाहारी, मांसाहारी और शीर्षस्थ मांसाहारी स्तरों को दर्शाती है। हमें पता है श्रृंखला ऐसे ही चलती है। आपके उत्पादक जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और जो ऊर्जा है वो आपके आगे के पोषी स्तरों में स्थानांतरित होती है। देखिए पहला है आपका नंबर पिरामिड यानी कि संख्या के पिरामिड। प्रत्येक पोषण स्तर में जीवों की संख्या को दर्शाता है। उदाहरण के लिए घास के मैदान में घास की संख्या घास को खाने वाले शाकाहारी जंतुओं की तुलना में क्या होगी, अधिक होगी। तो घास ज्यादा है, ये शाकाहारी जंतु उससे कम है, और शाकाहारी जंतुओं की संख्या मांसाहारी जंतुओं से अधिक होगी। तो यहाँ पर मांसाहारी इनसे कम हो गए। यानी कि जैसे जैसे पोषी स्तर में आगे बढ़ रहे हैं जीवों की संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो जो संख्या का पिरामिड आया घास के मैदान का वो कैसा आया, सीधा आया।
कुछ मामलों में संख्या पिरामिड उल्टा भी होता है। अब क्या कह रहे हैं ये कि संख्या का पिरामिड उल्टा भी हो सकता है, अर्थात शाकाहारी प्राथमिक उत्पादकों से अधिक होते हैं। इन अनेकों इल्ली और कीट एक ही वृक्ष से भोजन प्राप्त करते हैं। ये वाली बात समझ में आई जो मैंने आपको समझाई, एक वृक्ष का पिरामिड बना के जो संख्या का पिरामिड। क्लियर? चलिए अगर अपन बात करें संख्या के पिरामिड की तो आपके सीधे भी होते हैं, मोस्टली आपके सीधे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ पिरामिड आपके उल्टे भी होते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरी किसकी, जैव भार के पिरामिड की। किसकी? बायोमास पिरामिड की, यानी कि जैव भार पिरामिड्स की। देखो पिरामिड, ठीक है, देखिए जैव भार के जो पिरामिड होते हैं वो आपके ये भी मोस्टली सीधे होते हैं, लेकिन ये भी कभी कभी क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पर किसकी, एक समुद्र के पिरामिड की, है ना, एक समुद्र के पिरामिड की बात करें तो ये जो समुद्र का पिरामिड है संख्या में कैसा बन रहा था, सीधा बन रहा था, लेकिन यहाँ पर ये समुद्र का पिरामिड कैसा होता है, जैव भार का वो उल्टा होता है। ठीक है, मोस्टली आपके सीधे बनेंगे। जैसे अगर अपन स्थल के परितंत्र की बात करें इसमें तो वो आपका सीधा बनता है, लेकिन समुद्र के पिरामिड की बात करें, जैव भार के पिरामिड की, तो वो आपके कैसा बनता है, आपके उल्टा बनता है। देखिए जीव द्रव्यमान यानी कि बायोमास पिरामिड्स, यह प्रत्येक पोषण स्तर पर खड़ी फसल के कुल जीव सहिति को दर्शाता है। खड़ी फसल का जीव सहिति किसी दिए हुए समय में सजीव पदार्थ की मात्रा है। इसे ग्राम पर यूनिट क्षेत्रफल या किलो कैलोरी पर एकांक क्षेत्रफल के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अधिकतर स्थलीय परितंत्रों में जीव संहिता का पिरामिड कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर अपन स्थल का पिरामिड लेंगे तो सीधा बनेगा, लेकिन वही अगर अपन ने एक समुद्र का पिरामिड लिया जैव भार का तो वो कैसा बनेगा, उल्टा। जबकि जलीय परितंत्रों में जीव सहिति का पिरामिड कैसा हो सकता है, उल्टा हो सकता है। अब आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपके संख्या के पिरामिड है वो इनमें से किसका जो है सीधा बनेगा, किसका उल्टा बनेगा। उदाहरण के तौर पर भी पूछा जा सकता है आपसे। उदाहरण तय तालाब में पादप प्लवक मुख्यतः उत्पादक है। इनका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है, बहुत तेजी से नए पौधे इनकी जगह क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। अतः किसी दिए हुए समय में इनका कुल जीव सहिति पर इन पर आश्रित शाकाहारी जंतुओं की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो इनके अगर अपन बात करें स्थल के पिरामिड की तो वो आपका सीधा होता है, और अगर अपन बात करें यहाँ पर किसी समुद्र के पिरामिड की तो वो आपका उल्टा हो सकता है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं थर्ड प्रकार के पिरामिड की, वो है आपका क्या, ऊर्जा पिरामिड। देखो ऊर्जा पिरामिड को बहुत ध्यान से समझना। ऊर्जा पिरामिड जो है उनकी क्या खास विशेषता होती है, ये हमेशा ही कैसे बनते हैं, सदैव सीधे बनेंगे, कभी भी उल्टे नहीं बनेंगे। क्यों, मैंने ऐसा क्यों कहा कि सदैव सीधे बनेंगे ऊर्जा के पिरामिड? तो देखो हमें पता है, मान लीजिए ये अपने पास क्या है, प्राथमिक, यहाँ पर ये जो है उत्पादक है, ये उत्पादक जो है आपके क्या हो गए, प्रथम पोषी स्तर पर आ गए। इन उत्पादकों से ऊर्जा किसने ली, प्राथमिक उपभोक्ताओं ने ली। ठीक है, फिर प्राथमिक उपभोक्ताओं से एनर्जी किसने ली, द्वितीयक उपभोक्ताओं ने। तो ये आपके द्वितीयक उपभोक्ताओं ने एनर्जी ले ली। ठीक है, और द्वितीयक उपभोक्ताओं से एनर्जी किसने ली, तृतीयक उपभोक्ताओं ने ले ली। क्लियर? अब देखिए क्या होता है, मैंने आपको क्या 10% नियम बताया है लिंडेमान का। 10% नियम क्या कहता है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा का जो स्थानांतरण होगा वो सिर्फ 10% होगा। बाकी ऊर्जा जो उस पोषी स्तर पर उपस्थित जीव है उसके द्वारा काम में ले ली जाती है और ऊष्मा के रूप में निष्कासित कर दी जाती है, उत्सर्जित कर दी जाती है एनवायरनमेंट के अंदर। क्लियर? तो यहाँ पर जब उत्पादकों के पास 10,000 जूल एनर्जी है तो इसका केवल 10% प्राथमिक उपभोक्ताओं का मिलेगा, यानी कि आपके केवल और केवल इनको कितनी मिलेगी, 1,000 जूल मिलेगी।
अब इनसे जब द्वितीयक उपभोक्ताओं में जाएगी तो केवल 100 जूल जाएगी और तृतीयक में जाएगी तो केवल 10 जूल ही रह जाएगी। तो ऊर्जा निरंतर ह्रास हो रहा है ऊर्जा का, तो कम होती जा रही है, इसीलिए ऊर्जा के पिरामिड हमेशा कैसे बनते हैं, सीधे बनते हैं। और मैंने आपसे क्या कहा था, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो हमेशा कैसा होता है, एक दिशीय होता है। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह क्या है, एक दिशीय है, यानी कि एक बार ऊर्जा इससे इसमें चले गई तो वापस इसमें नहीं आएगी, तो उल्टा तो बनाने के चांसेस ही खत्म हो गए पूरे, जब ऊर्जा का प्रवाह ही एक दिशीय है। क्लियर? चलिए, तो अब बात करते हैं ऊर्जा पिरामिड की। ये पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की कुल मात्रा को दर्शाता है। ऊर्जा को किलो कैलोरी पर एकांक क्षेत्र पर एकांक समय या फिर कैलोरी पर एकांक पर क्षेत्र पर एकांक समय में के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी झील में स्वयंपोषी ऊर्जा 20,810 किलो कैलोरी पर मीटर पर वर्ष है। ऊर्जा पिरामिड कभी उल्टे नहीं होते। तो यहाँ पर ये इनकी क्या होती है, विशेषता होती है ऊर्जा पिरामिड की। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसके पिरामिड सदैव सीधे बनेंगे, तो आपको ऑप्शन देंगे तो आप उसमें क्या लगाएंगे, ऊर्जा के पिरामिड। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है और ये हमेशा कैसे बनेंगे, सीधे बनेंगे। चलिए अब बात करते हैं किसकी, पारिस्थितिक दक्षता की, यानी कि इकोलॉजिकल एफिशिएंसी की। परितंत्र की पोषण संरचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि क्रमवर्ती पोषण स्तर में ऊर्जा का ह्रास होता है। इसके दो कारण हैं। जब हम बात करते हैं कि जो हरे पौधे हैं उनसे ऊर्जा कितनी जा रही है, इन जो टिड्डे हैं इनके पास सिर्फ 10% ऊर्जा जा रही है, बाकी जो ऊर्जा है उसका ह्रास हो जा रहा है। कैसे? दो कारण क्या है, पहला कि आपके उस पोषी स्तर पर उपस्थित जीवों के द्वारा वो काम में ले ली जाती है, और दूसरा ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित कर दी जाती है पर्यावरण में। तो ये इसके ह्रास के कारण है। देखो, प्रत्येक पोषण स्तर में उपलब्ध ऊर्जा का एक भाग श्वसन में नष्ट हो जाता है या उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त हो जाता है। ठीक है, रेस्पिरेशन में काम में ले लिया, उपापचयी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में काम में ले लिया। ऊर्जा का एक भाग प्रत्येक रूपांतरण पर नष्ट हो जाता है, अर्थात जब ऊर्जा निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर पर जाती है तो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाता है। तो एक तो भाई जो पोषी स्तर पर उपस्थित जीव है उनके द्वारा काम में ले ली गई, वो भी तो कुछ करेंगे ना, ऊर्जा मिली है उनको तो, और जो कुछ ऊर्जा है वो आपके ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित हो गई। इसीलिए निरंतर ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है। इसे हम जो 10% का नियम है वो कहा जाता है। देखिए, निम्नतर पोषण स्तर के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उच्चतर पोषण स्तर को स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का अनुपात पारिस्थितिकी दक्षता कहलाता है। जो निम्नतम पोषण स्तर है उस पर प्राप्त की गई ऊर्जा और उच्चतर पोषण स्तर को स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का अनुपात आपके क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी दक्षता। इन पारिस्थितिकी दक्षताओं को सर्वप्रथम 1942 में लिंडेमैन ने परिभाषित किया। तभी तो अपन कहते हैं ऊर्जा का जो 10% नियम है वो किसने दिया, लिंडेमैन ने दिया, और 10% का नियम प्रस्तुत किया। ठीक है, आपसे एग्जाम के अंदर साइंटिस्ट का नेम, वैज्ञानिक का नेम भी पूछा जा सकता है। अर्थात यदि स्वयंपोषी 100 कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, तो अब मुझे बताओ जब स्वयंपोषी के पास 100 कैलोरी एनर्जी है, कितनी, स्वयंपोषी के पास है कितनी, 100 कैलोरी एनर्जी, तो जो अपने यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता होंगे उनको कितनी मिलेगी, केवल 10 कैलोरी तो मिलेगी। कितनी, 10 कैलोरी ही मिलेगी किसको, यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ताओं को। और अगर अपन बात करें द्वितीयक उपभोक्ताओं की तो उनको तो सिर्फ 1 कैलोरी ही मिलेगी। देखिए, तो शाकाहारी जीवों को 10 कैलोरी और मांसाहारी जंतुओं को 1 कैलोरी उपलब्ध होगी, क्योंकि केवल 10% ही स्थानांतरित होती है।
यद्यपि विभिन्न परितंत्रों में थोड़ा अंतर हो सकता है तथा पारिस्थितिक दक्षताओं का परास 5 से 35% के मध्य हो सकता है। पारिस्थितिकी दक्षता को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है और इसके लिए अपन ये फॉर्मूला लिखते हैं IT इंटू 100 अपन IT माइनस 1 इज इक्वल टू पोषण स्तर पर अंतर्ग्रहण इंटू 100 अपन पूर्ववर्ती पोषण स्तर पर अंतर्ग्रहण माइनस 1। इससे जो है अपन इस दक्षता को प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए खाद्य श्रृंखलाओं के अध्ययन का क्या महत्व है, क्यों अपन को खाद्य श्रृंखलाओं का अध्ययन करना चाहिए। यह परितंत्र के विभिन्न जीवों की अन्योन्य क्रियाओं पोषण संबंधों को समझाने में सहायक होता है। यह परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह और पदार्थों के परिसंचरण की व्याख्या करती है ना। भाई कैसे जो है ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, कौन से पोषी स्तर पर कौन से जीव उपस्थित है उसके बारे में बताती है। यह परितंत्र में जैव आवर्धन की परिकल्पना को समझने में सहायक होता है। जैव आवर्धन क्या होता है, आपके ऐसे पदार्थ जो कि फसलों के लिए कीटनाशी जो है आपके प्रयुक्त किए जाते हैं फसलों को कीटों से बचाने के लिए। अब आपने फसलों पर उनका छिड़काव किया, अब वो क्या है खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। तो जो आपके उच्चतर जीव होते हैं उनमें इन केमिकल्स की मात्रा ज्यादा रहती है, इसीलिए अपन उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। क्लियर। तो यहाँ पर आज की इस क्लास में हमने बात की है पारिस्थितिकी पिरामिडों की, जिसमें हमने देखा है 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं, संख्या के पिरामिड, जैवभार के पिरामिड, तीसरा आपके ऊर्जा के पिरामिड। ऊर्जा के पिरामिड जो होते हैं वो सदैव सीधे बनते हैं, संख्या के पिरामिड सीधे भी बनते हैं और उल्टे भी बनते हैं। जब अपन बात करते हैं किसी पेड़ के पिरामिड के संख्या के पिरामिड की, तो पेड़ में का परितंत्र जो है उसमें संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है। समुद्र की बात करें तो संख्या का पिरामिड सीधा बनेगा। ठीक है। अगर अपन बात करें दूसरा जैवभार के पिरामिड की, तो समुद्र का पिरामिड उल्टा बनेगा, जबकि जो अपना स्थलीय पिरामिड है वो सीधा बनेगा। ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे बनेंगे। लिंडेमान ने क्या दिया, ऊर्जा का 10% नियम दिया। उन्होंने कहा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण सिर्फ 10% होता है। क्लियर। तो ये रही आज की अपनी क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई है फटाफट से आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे साइकिल्स, जो आपके भू रासायनिक चक्र है, बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है आपके, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।